एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जो आज के सेशन में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 4 की। अब तक आपने कुछ ऐसे सब टॉपिक्स देखे थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी पार्ट हमने देखे हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आज के इस पार्ट 4 में हम कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, आइए एक बार उनकी झलक देख लेते हैं। देखिए, आज बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर बात करते हैं इसके अलावा तो बेटा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इनको अगर ढंग से थोड़ा सा देखना पड़े तो हम कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों को मिक्स करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इनको मर्ज करने से इजीली आंसर हम निकाल सकते हैं। उसकी एक झलक आप ऑलरेडी देख चुके हो। आज के सेशन में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि अगर कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको हमें किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से उसका हमें आंसर करना है। अब एक सिंपल सी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा ये जो टॉपिक है, हम एक्चुअल में इसको बहुत सी बार क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इसको नहीं पढ़ते। क्यों? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब ये करना हमारे लिए गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जो मान लीजिए कोई एक्स कैटलिस्ट है, ये क्या कहलाता है? वाई कैटलिस्ट है, इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बेटा एक बात सुनते हो आप, एक कंपाउंड पढ़ते हो आप, नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट के अंदर 2023 में 3 बार क्वेश्चन आए हैं। 2023 में 3 बार क्वेश्चन आए हैं और 2 बार क्वेश्चन सेम टाइप का था कि कौन सा एलिमेंट नेस्लर रिएजेंट में प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन आया था एक कि सर इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्यों बोला जाता है। दूसरा, किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये तक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो आप आई होप कि थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, किस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसको प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एनसीईआरटी की थ्योरी हमें जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी की थ्योरी हमें इसमें जरूर पढ़नी है। और बेटा बार बार इस बात को समझ लेना, एनसीईआरटी मस्ट है जेईई मेन के लिए, वो आपको आनी ही चाहिए। वो उसकी लाइन उठा के उस पे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आगे बढ़ें, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, एक होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। थोड़ी सी आपकी कहानी को रिकॉल करवाता हूं कि होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है। तो यह होमोलेप्टिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड। क्या होता है? सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, ये होता है होमोलेप्टिक। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आ जाए तो हेटेरोलेप्टिक। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है किसी एक M+3 मेटल आयन के, जिसमें 3 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं विथ 3 मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स A, B एंड C। एक में लिगेंड कौन है? L1, दूसरे में L2, तीसरे में L3। ये एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अब आपको ये बताना है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ को आप यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की और चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर निकाल रहे थे, एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन कर रहे थे, तो हमने इसका ऑर्डर किससे देखा था बच्चों? थोड़ा सा याद करो। मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा उसमें स्प्लिटिंग होगा, यानी उसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक सिंपल से लॉजिक से समझते हैं इस चीज को कि सर मेरे पास यहाँ पर 3 रीजन दे रखे हैं आपने, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। बेटा अगर मैं वेवलेंथ को और एनर्जी को रिलेट करता हूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर E इक्वल्स टू क्या होता है? hc/λ। मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि सर एनर्जी जो है ये इस लैम्डा की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं बेटा विबग्योर की, VIBGYOR। अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं तो बेटा यहां पर मेरे पास क्या है? एनर्जी मैक्सिमम है। और सर अगर एनर्जी मैक्सिमम हो गई मींस मैं क्या बोल सकता हूं? लैम्डा क्या है? मिनिमम है।
रेड के केस में अगर मैं बात करता हूं तो इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और इसका लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। अब समझना, ध्यान से समझना, इस चीजों को रिलेट करना बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई L1 है, कोई L2 है और कोई L3 लिगेंड है। अब बेटा यहां पर किसी ने इस रीजन के अंदर रेड वाली जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया। रेड मतलब लैम्डा मैक्सिमम, यानी जो मेरे पास L3 है इसने रेड को एब्जॉर्ब किया, यानी इसने मैक्सिमम वेवलेंथ की, इसने मैक्सिमम वेवलेंथ को यहां पर क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी मींस एनर्जी, मैं बात करूंगा इसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं CFSE की बात करूंगा तो CFSE क्या होगी बेटा, एनर्जी से रिलेट करेंगे ना उसको भी। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम, अगर रेड का लैम्डा मैक्सिमम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की बात करेंगे, CFSE की बात करेंगे, वो मिनिमम हो जाएगी। मींस L3 जो है, जो आपका रेड रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ को, तो भैया यहां पर इसके रेस्पेक्ट में CFSE क्या हो जाएगा, CFSE क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, मिनिमम हो जाएगा, इसके लिए मिनिमम हो जाएगा। और अगर CFSE मिनिमम हो गया मींस इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, इसकी स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो सबसे कम होगी, तो L3 क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम। अब आप इनमें एनर्जी की बात करो, एक हमें रिलेट करना है B, एक G और एक R। R से हमने थोड़ी सी स्टोरी क्या है समझ ली है। अब जो B है, जो ब्लू रीजन के अंदर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम CFSE वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। और कोई ऐसा लिगेंड जो मैक्सिमम CFSE शो कर रहा हो, हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या तो थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। अब L1 L2 में जिसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है वो कौन है भैया, थर्ड ऑप्शन के अंदर L2 है जिसने किसको एब्जॉर्ब किया है, ब्लू को। तो ये कौन, L2, ये L1 और रेड वाला कौन, L3। समझ में आई बात, कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करना है, ये बात समझ में आई। अब सर क्या कलर पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं एक चीजें और आपके साथ शेयर कर देता हूं बेटा। कुछ यहाँ पर टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा भी आपके पास NCERT में गिवन है, जिसमें स्पेसिफिक कंपाउंड्स के कलर मेंशन किए गए हैं कि वो किस रीजन में कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर वहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कई बार आंसर करना पड़ता है। तो उन टेबल्स को हमें यहाँ पर माइंड में रखने की जरूरत है, उनको अच्छे से पढ़ने की भी जरूरत है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसका लॉजिक समझाया, और करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज, कोई गिवन कॉम्प्लेक्स है, हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहला काम सर, जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है सर उसको अपने हिसाब से इजी फॉर्म में लिख लीजिए सर, MABCD। अब बेटा MABCD के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं भैया, इसमें कितने होते हैं सर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। क्या आप बता सकते हो कैसे निकलता है भैया, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर कितने, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलें, तो मैं अगर बात करूं n की, तो बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3n की वैल्यू यहां पर निकल के आती है। आगे चलते हैं। देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE की वैल्यू की बात की जा रही है, किसके लिए, FeCN6 n-6 के लिए। n क्या आया, 3। अगर n 3 आया तो हम इसकी क्या बात करेंगे, दिस इज FeCN6, दिस इज 3 - 6। तो बेटा हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या हो जाएगा, 3 - 6 इज -3, 3 - 6 इज -3, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा बेटा, उसके पूरे पे चार्ज -3। अब आप देखिए आगे, Fe यहां पर क्या होगा, वी गोट Fe + 3 क्या होता है, 3d5 होता है सर। आगे बात करते हैं, 3d5 के साथ जो Cn- ये लगा हुआ है, तो सर ये Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमने इसको सफल बोला था क्योंकि ये पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा तो भैया हम, अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी बेटा? देखो ये है मेरे पास T2G और ये क्या है बेटा? Tg। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब एक सिंपल सी चीज समझो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आया है तो आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 2 आएगा ना भाई। और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ। सॉरी 1 प्लस 1 प्लस, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस 2 दिस इज अंडर रूट 3। अब अगर अंडर रूट 3 की मैं बात करता हूं तो बेटा अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी? 1.73 के लगभग। तो भैया म्यू क्या इसके लगभग में कोई और दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर खत्म हो चुका है। बट फिर भी हम इसकी CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करने की एक बार कोशिश करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकला होगा। तो CFSC के लिए बात करते हैं बेटा। तो यहां पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 इंटू -0.4 डेल्टा नोट, और ये -0.4 डेल्टा नोट का क्या आंसर आ जाएगा? सर Eg के केस में तो 0 इलेक्ट्रॉन है और पेयर्स की तो बात यहां पर हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर किसी भी ऑप्शन में पेयर की बात नहीं की है। देखिए इग्नोर द पेयरिंग एनर्जी, बात ही नहीं करनी है तो हम भी नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2.0 डेल्टा नोट इसका आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके लिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो एक्चुअल में देखिए आप इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए एक बार। सबसे पहले आपसे यहां पर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपसे यहां पर CFSC एंड मैग्नेटिक मोमेंट की बारे में बात की गई। और बेटा इनके लिए अगर ढंग से आंसर करना है तो आपको यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग भी करनी पड़ेगी जो हम CFT के अंदर पढ़ते हैं। तो ओवरऑल सारे के सारे लॉजिक्स हमारे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहला ही पार्ट नहीं आ रहा होता, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला पार्ट ही नहीं आ रहा होता, तो हमारे लिए तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता ना। हो जाता या नहीं होता भाई? आगे चलें, बढ़ें आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर्स ऑफ द कंपाउंड्स इज। आपके सामने कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं, आपको यहां पर इंटेंसिटी ऑफ कलर की बात करनी है। देखिए समझना ध्यान से, यहां पर मेरे पास दो तरह के कंपाउंड्स गिवन है बेटा। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का और दूसरा है बेटा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। इस तरह से यहां पर आपको दो टाइप के कॉम्प्लेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आगे समझते हैं। पहला मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है NiCN होल 4 2-, दूसरा है NiCl4 2-, तीसरा है NiH2O होल 6 2+। मतलब मेरे को ये थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल होगा, और हो सकता है यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर भी हो जाए या नहीं भी हो। अब आगे समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर NiCN होल 4 की, तो बेटा पहले में जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है दैट इज NiCN होल 4 और इस पे चार्ज क्या आएगा? 2-। तो इसमें निकल क्या होगा बेटा? +2 में। निकल +2 में है मीन्स ये है 3D8। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आएगा तो भैया ये यहां पर पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा, और पेयरिंग करवाएगा तो अंदर का एक D यहां पर वैकेंट रह जाता है। तो आफ्टर पेयरिंग जो कंडीशन आती है, आफ्टर पेयरिंग जो कंडीशन आती है वो कुछ ये कंडीशन देखने को मिलती है भैया। देखो दिस कंडीशन इज आफ्टर पेयरिंग। तो ये क्या हो गया? तो सर ये हो गया हमारे पास क्या? DsP2। क्या हो गया? DsP2 हो गया। अब देखो ध्यान से, NiCl4 2- को देखिए, NiCl4 2-। सर ये भी क्या है? निकल +2 है। ये भी क्या है? निकल +2 है जिसमें 3D8 है। अब सर 3D8 है, यहां पर Cl जो है ये यहां पर एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है। मींस सर सिंपल सी चीज क्या है इसके अंदर
कि ये यहाँ पर किसी भी हालत के अंदर पेयरिंग नहीं करवाएगा, क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। अब बेटा अगर ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पर ये जो इनर वाला यहाँ पर पेयरिंग से खाली हो गया, वो बेटा Cl के केस में खाली नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपके पास, तो इसके केस में हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। क्या आएगा, sp3 इसका हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलता है। मींस बेटा ये क्या है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल, और बेटा ये क्या है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं CFSE की बात करता हूं तो CFSE ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल। क्या बात समझ में आई। और जो आपका ऑर्डर CFSE का आता है, कलर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कौन सा था सर, स्क्वायर प्लेनर था मेरे पास NiCN होल 4 2-। ठीक है, अब मैं इन कॉम्प्लेक्सेस को थोड़ा सा इजी नामकरण कर देता हूं, थोड़ा सा इजी नामकरण कर देते हैं ताकि यहां पर लिखने में दिक्कत ना आए। मान लीजिए ये NiCN होल 4 है, ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका अगर CFSE ज्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो मेरे पास मोस्ट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं जो यहाँ पर सुटेबल हो सकते हैं, तो सर एक तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों तो खत्म हो गए। मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो वो तो बीच में ही रहेगा ना भैया, ऑक्टाहेड्रल तो बीच में ही रहेगा। और आप क्वेश्चन को खत्म मत करने की कोशिश करो, ऑप्शन को एलिमिनेट ऐसे करो कि ऑक्टाहेड्रल बीच में किसमें है, तो एकमात्र ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थर्ड, जिसमें आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बीच में है। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कैसे अप्रोच करना है। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE के करस्पॉन्डिंग इसको आपको अरेंज करना है। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला फैक्टर चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, उसके बाद सर अगर चार्ज दोनों पे सेम आ जाए तो ये देख लीजिए कि वहां पर सफल है या विफल है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आंसर कर सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट तो ये हो गए। चौथा कॉन्सेप्ट, अगर दोनों के अंदर ही डोनर एटम सेम हो जाए, मींस दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, बट समझ में नहीं आ रहा अब कैसे करें। सर चार्ज सेम हो गया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, दोनों के डोनर एटम सेम है सर, अब आंसर कैसे करें। तो भैया आंसर अब किससे आएगा, चिलेशन से आएगा। जिसमें रिंग फॉर्मेशन ज्यादा होगा उसका आंसर मोर, उसके लिए मोर CFSE वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारे पास कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं EAN से, जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बोल देते हैं। उसके केस में CFSE की वैल्यू ज्यादा बोल देते हैं। बात समझ में आई, आगे चलें। देखिए समझना ध्यान से, अब यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं, सर ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं इसको ताकि आपको समझ में आने में दिक्कत ना हो, ध्यान से समझना बेटा। यहां पर ये इसमें फर्स्ट में क्या है सर, वीक फील्ड लिगेंड है। दूसरे के अंदर क्या है सर, यहां पर भी वीक फील्ड लिगेंड है। तीसरे के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहां पर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बेटा इसके केस में नाइट्रोजन डोनर है, तो इथाइलिन डाइअमाइन में भी क्या होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है। आगे समझना, तो सर ये तो चीज क्लियर हो गई कि C एंड D जो मेरे पास है, C और ये जो D है बेटा, C एंड D जो मेरे पास है, इसको D मार्क कर लीजिएगा भाई। C एंड D जो मेरे पास है ये हर हाल में ज्यादा होंगे। तो भैया यहां पर या तो ये ऑप्शन हो सकता है और या ये ऑप्शन हो सकता है। अब आप देखिए जरा, C बड़ा है D से, सॉरी D बड़ा है C से, D बड़ा है C से, तो यहां पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर इसका आंसर कैसे आया होगा, तो बेटा यहां पर कोबाल्ट पे चार्ज सेम है, दोनों सफल हैं और दोनों के डोनर एटम सेम है, पर बेटा इसके अंदर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करता हूं तो यहां पर NH2 CH2
CH2 NH2। इस तरह से बेटा यहाँ से इस तरह से 3 रिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों साइड में मैंने शॉर्ट के अंदर यहाँ पर आपको समझा दिया है। प्रॉपर स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसको यहाँ से हटा लेते हैं और नेक्स्ट इसके अंदर आगे बात हम करने वाले हैं। तो रिंग फॉर्मेशन का फंडा समझ में आया कि कैसे रिंग फॉर्मेशन वर्क कर रहा है। अब आगे देखते हैं। इस पे चार्ज क्या +3, इस पे चार्ज क्या +2। तो कहानी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पे चार्ज क्या है सर, ज्यादा है, CFSC वैल्यू ज्यादा। बात समझ में आई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। चलिए भैया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। हम बात अगर इसकी करने वाले हैं तो हमें सिंपल सी भाषा में बात करनी पड़ेगी बेटा, किसकी, CFSE की। अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। इस पे चार्ज क्या है +3, इस पे चार्ज क्या है अगेन +3, इस पे चार्ज क्या है +2, इस पे चार्ज क्या है सर +2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो CFSE का ऑर्डर सर आपने कुछ ये बताया था। CFSE का ऑर्डर क्या बताया था बेटा, उस CFSE का ऑर्डर सर आपने बताया था कि यहां पर इसके केस में सर डेल्टा स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा, उसके बाद में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और उसके बाद में लास्ट में डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। सर ये क्या है, दिस इज Cu+2 एंड Cu+2 क्या होता है बेटा, दिस इज 3D9। और 3D9 की जब आप बात करते हैं यहाँ पे तो बेटा इसके अंदर ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये बाय चांस यहां से हट जाए, अगर ये बाय चांस इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाए तो भैया क्या हो जाएगा सर, ये अंदर वाला जो है ये खाली हो जाएगा, अंदर वाला जो है ये खाली हो जाएगा। और अंदर वाला खाली हो जाएगा तो मैं इसका क्लियरली आंसर क्या कर सकता हूं कि इसके अंदर मेरे पास आगे वाला फैक्टर काम कर सकता है। तो बेटा यहां पर क्या उससे पहले इसको बिना देखे भी मैं आंसर कर पा रहा हूं। सर आप चार्ज देखिए ना एक बार, आपको हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत है क्या, यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर आगे घुसने की जरूरत ही नहीं है बेटा। सर सब पे इन दोनों पे चार्ज क्या है +3 है और इन पे चार्ज +3 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है आपके पास +3 चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतना अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो हम यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे उसमें जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट समझते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो गिवन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या आएगा। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मींस स्प्लिटिंग की बात हो रही है, मींस सर जो मेरा CFSE का ऑर्डर आएगा, जो अगर मैं बात करता हूं CFSE की, या आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो मैं स्प्लिटिंग की बात करता हूं, जिसमें जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप बताइए भैया सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में हो रही होगी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस केस में हो रही होगी, या आप सबसे ज्यादा CFSE बोल दीजिए किस में हो रहा होगा। सर ये तो सबसे कम होगा ना, ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें सबसे कम हो रहा होगा ना CFSE। तो सर इसमें C में सबसे कम, C में सबसे कम, तो सर ये दोनों तो क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब सर अगर दोनों के अंदर चार्ज सेम है तो आगे के फैक्टर पे हम काम करते हैं। अगर सर चार्ज सेम है और चार्ज सेम हो गया तो सर ये डोनर एटम सेम, या ये भी सफल है ये भी सफल है, दोनों में डोनर एटम सेम है, तो सर क्या हो जाएगा, अरे भैया ए ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन हो रहा है और इसकी CFSE क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी CFSE ज्यादा होगी तो मींस मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर भी क्या आएगा, वही ऑर्डर आएगा जो CFSE का आएगा, दैट इज A, उसके बाद B और उसके बाद में C। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज FeCN6 should be an inner orbital complex। चलिए ठीक है, इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी
द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज। ध्यान से समझना भैया, यहां पर मेरा जो Fe है ये क्या है, +3 में है। Fe +3 में आ गया, मतलब क्या है, ये 3d5 है। अब अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और हमें पता है ये क्या है सर, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे हो रही होगी बेटा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन खत्म। Eg में कितने आए सर, 0। T2g में कितने आए सर, 5। क्या ऐसा क्वेश्चन किया है क्या अभी, थोड़ा सा एक याद आ रहा है क्वेश्चन जो हमें गिवन था, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया भी था। चलिए वापस से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जिसको ध्यान में नहीं आ रहा उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो CFSE क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 0.4 माइनस ऑफ, चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, वापस से लिख लेते हैं इसको। दिस इज 5 इंटू माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा नोट, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -2.0 डेल्टा नोट। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 भरना है, क्योंकि आगे पहले साइन लगा हुआ है और यहाँ पर डेल्टा नोट लगा हुआ है। आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू यहाँ पर भरनी थी, जो क्या आएगी, 2। बात समझ में आई, आसान लगा ये क्वेश्चन। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। हमारा पर्पस क्या है कि उन कॉन्सेप्ट्स को पिक करें जिन पे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर CFSE के क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, और उसके अंदर भी कुछ फेवरेट मेटल्स होते हैं हमारे पास, उनके ही बारे में ज्यादा बातें होती है। तो भैया उनकी तो विद ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लो। जैसे आप अगर बैठे बैठे सोच रहे हो कि Ni+2 क्या होगा, तो 3d8 हो गया। Fe+2 क्या हो गया, 3d6 हो गया। सर Fe+3 क्या हो गया, 3d5 हो गया। तो ये चीजें कहाँ काम आएगी हमारे, CO+2 क्या हो गया, 3d7 हो गया। CO+3 क्या हो गया सर, 3d6 हो गया। तो ये चीजें जब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो यहाँ पर हमारा बहुत टाइम सेव करती है। ठीक है, हल्के हल्के पॉइंट से भी सेकंड्स बचा के भी बेटा लास्ट में हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में जरूर रखना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ऑप्शन चेक करके देख लीजिए, या ऑप्शन को पहले एनालाइज कर लीजिए कि क्या किसी एक को सोल्व करने से भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर कंफर्मेशन के लिए एक दो ऑप्शन और सोल्व कर लीजिए, ताकि कहीं पर माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये भैया कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके करस्पॉन्डिंग बात करनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन नैनोमीटर। अब देखिए, अगर मैं रिलेट करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से, जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या जिसमें सफल सबसे ज्यादा होंगे, उस केस में CFSE वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर CFSE वैल्यू ज्यादा हो रही है, इन शॉर्ट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर एनर्जी ज्यादा है। और बेटा एनर्जी ज्यादा है तो हमें तो पता है ना सर कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो सर जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है, मतलब सर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा होगा सर, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर पक्का सर वहां पर वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, वीक फील्ड रहा होगा, वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड कौन है, सब कौन वीक फील्ड लिगेंड दिखाई दे रहा है, क्या फोर्थ दिखाई दे रहा है बेटा, क्या फोर्थ दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो। सर ये यहां पर H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो सर ये यहां पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो सर डी का आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। डी का क्या आंसर आएगा सर, इसका हो गया फोर्थ आंसर। चलिए सर दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। चलिए सर अब ए से आंसर नहीं आ रहा सर, बी और सी से आंसर हमारा आ सकता है। आगे चलिए बात करते हैं। सर ये CN6 है एंड NH3 है, दोनों पे CO पे चार्ज भी क्या है सर, सेम है। तो बेटा अब हमें यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की सीरीज की। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर उस पर्टिकुलर सीरीज की बात करता हूं मैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के फैक्टर में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के अंदर बेटा क्या आएगा, NH3 कम हो जाता है किससे, Cn- से, यानी यहां पर ये वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है। Cn- जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है।
अब अगर यहां पर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके केस में CFSC सबसे ज्यादा होगी, मींस इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा वो मिनिमम होगी। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। अब सर ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट ये सर कंपैरेटिवली इसमें एक वीक फील्ड आ रहा है सर, तो सर ये इससे कम जो होगा, यानी सर इससे जस्ट ऊपर वाला कौन है? सेकंड। और फर्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट में आ जाएगा आपके पास में थर्ड आंसर। तो आंसर क्या आया? फर्स्ट, फिर सेकंड, सॉरी थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहां पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मींस प्रॉपर CFSC से हम लिगेंड्स को रिलेट करेंगे और लिगेंड की स्ट्रेंथ से हम CFSC को रिलेट करेंगे, और फिर भैया एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेट करके वेवलेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर इजीली यहां से निकल जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यहां पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? गिवन कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब आप सिंपल सी चीज समझो सर, यहां पर NH3 है, यहां पर भी NH3 है। अब सुनना भैया ध्यान से, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका। सर अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर? मैं क्या बोल सकता हूं कि सर H2O में क्या है? ऑक्सीजन डोनर है। H2O में क्या है? ऑक्सीजन डोनर है। और Cl में क्या है? Cl तो हेलोजन है ना सर। तो मीन सर H2O जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? Cl से। किससे? Cl से। अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो भैया ये लोअर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना। आपका जो असर्शन है ये लोअर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, बट इसने क्या बोला है कि ये वाला कर रहा है, मीन सर ये असर्शन ही क्या है? फॉल्स है। अब असर्शन फॉल्स हो गया, देखिए असर्शन इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं भैया, तो ये मेरे पास करेक्ट लग रहा है मेरे को, किसी में इसने दोनों को फॉल्स बोला है तो मैं चेक करूंगा, अदरवाइज नहीं चेक करूंगा। और आप देखिए कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें ए को फॉल्स बोला है, दूसरे को नहीं। अब रीजन देख लीजिए, इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। इससे भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? कि सर यहां पर ये +2 है और यहां पर ये क्या है? +3 में है, तो सर +3 में उसकी CFSC क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सर अगर इसके केस में मैं बात करता हूं, पहला तो हमने लिगेंड से समझा, दूसरा सर यहां पर चार्ज ज्यादा है, यहां पर चार्ज कम है, चार्ज कम है तो सर इसकी CFSC कम होगी, और CFSC कम होगी तो मींस ये ज्यादा वेवलेंथ को क्या करेगा? या ज्यादा नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को, या जो भी आप यूनिट लेना चाहते हो, यानी ये हायर वेवलेंथ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ, जो फंडामेंटल्स यहाँ पर काम में आ रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए भैया, ताकि हम इसको आगे यूटिलाइज कर सकें। तो क्यों ये फॉल्स है, क्यों ये ट्रू है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दी। आगे बढ़ते हैं, बात एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। भैया आंसर क्या था? फर्स्ट। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आगे चलें नेक्स्ट। देखिए ध्यान समझना, ये कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है आपके सामने, और आपको यहां पर क्या बात करनी है कि इसमें CFSC क्या होगी। अरे भैया डेल्टा नोट की बात करनी है बेटा। देखो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Cu+2 से। सर Cu+2 की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज D9। अब 1 by 1 सबके लिए हमें यहां पर फिलिंग करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं Cu+2। सर दिस इज 3D9, और अगर 3D9 हो गया, क्या हम किसी ऑप्शन वाइज चीजों को उड़ा सकते हैं? क्या ऑप्शन वाइज चीजों को उड़ा सकते हैं क्या? देखिए सर ए का फर्स्ट है, ए का सेकंड है, थर्ड है, मतलब ए का फोर्थ तो होगा ही नहीं, ए का फोर्थ तो होगा ही नहीं, मींस इन्हीं तीनों में से कोई होगा। चलिए बात कर लेते हैं, एक बार चीजें क्लियर हो जाएगी। 3D9 सर देखिए दिस इज कुछ इस तरह से, और साथ में क्या है? सफल है। तो सर 1 T2G ये हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? EG हो गया। सर 1 2 3 4 5 6 बेटा भरे कैसे जाते हैं? 1 2 3 फिर 4 5 6, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से भर दिया। 7 8 9। अब सर देखिए मेरे पास अगर मैं CFSC को कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर क्या आएगा?
0.4 माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस यहां पर कितने हैं 3 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 0.6, दिस इज क्या हो जाएगा माइनस 2.4 और पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा नोट और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा नोट प्लस में 1.8 डेल्टा नोट। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर आपके पास में दिस इज माइनस 0.6 डेल्टा नोट। इतनी चीज क्लियर हुई, इतने फंडामेंटल क्लियर हुए। सर फर्स्ट का आंसर क्या है, इसका आंसर सर यही है, मीन सर या तो ए होगा फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब आगे बात कर लेते हैं बी की। बी क्या है टीआई, बी क्या है टीआई। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर बी मेरे पास टीआई है तो उसके बाद क्या आता है 21 एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, उसके बाद कौन आता है टीआई, वही तो आता है एटॉमिक नंबर 22। तो टीआई प्लस 3 क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, टीआई प्लस 3 क्या हो जाएगा, टीआई प्लस 3 क्या हो जाएगा 4s2 से इलेक्ट्रॉन हटाओ और 3d2 से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो सर मेरे पास जो टीआई प्लस 2 मिलेगा दिस इज 3d1, क्या हो जाएगा ये 3d1 और आंसर क्या आएगा सर इसकी CFSE वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.4 डेल्टा नोट। क्या आएगी बेटा माइनस 0.4 डेल्टा नोट। तो मैं क्या बोल सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया चेक कर लीजिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे बात करें या जरूरत नहीं है बताओ एक बार, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर थोड़ी सी मैं बात और करता हूं इसके बारे में तो दिस इज Fe+3। Fe+3 क्या है मेरे पास, ध्यान से समझना बेटा, Fe+3 क्या है, Fe+3 है 3d5। 3d5 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अभी अभी बात करके आए हैं, तो भैया ये तो इसके लिए यहां पर वैल्यू हो जाएगी माइनस 2.0 डेल्टा नोट। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भैया इसके केस में क्या आ गया सर, ये आ गया, तो बचा कौन ये। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन कैसे आ रहा है, क्लियर हुआ। दो को पर्टिकुलर मैंने आपको सोल्व करके बता दिया बेटा, और आप एक को एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। इस बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आपने ये भी देखा कि हमने सिर्फ दो को सोल्व करके आंसर कैसे निकाला, हमें इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। और भैया डी के लिए तो यहां पर कोई चेंज ही नहीं है, डी के लिए तो कोई चेंज ही नहीं है। और ये बेटा आप अब तक लगभग 2 से 3 बार सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है आगे चलें नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है हमारे साथ, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ समझाने जैसा है, लग रहा है कुछ समझाने जैसा, नहीं सर। अगर आपको ध्यान में है कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है तो आंसर टिक कर दोगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी भैया। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लास्ट का पार्ट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वहां पर खोजना बेटा, ये सारी चीजें वहां मिलेगी आपको। आगे बढ़ें नेक्स्ट, देखिए अगला एग्जांपल की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड CO बॉन्ड्स इन CO2 CO होल 8। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद में क्या है आप आराम से इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। देखिए CO2 CO होल 8। चलिए आगे बढ़े, वन बाय वन क्वेश्चन को यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर ये है मेरे पास CO, एक और CO, इसके बीच में ये एक बॉन्ड आता है बेटा, और आपको इनको ध्यान रखना है भैया, आपको इनको क्या करना है एज इट इज ध्यान में रखना है, इनकी स्ट्रक्चर को एज इट इज ध्यान में रखना है। ऐसे मान लो कि इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है। ये यहां पर होते हैं आपके पास में CO ब्रिजिंग में। अब बोलो CO बॉन्ड कितना, सर CO बॉन्ड तो एक आया एक आया एक आया, अरे भैया एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सर यहाँ पर ब्रिजिंग CO लिगेंड्स कितने हैं, 2 हैं, तो आंसर क्या आएगा 2 and 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो समझिए कि आपको सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर पता होनी थी, यहाँ पे आप इजीली खेल जाओगे। आगे चलें नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है आपके सामने, दैट इज Mn2CO होल 10 इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अरे भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर Mn और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब अगर इसके बीच में बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है, ये यहां पर क्या कहा जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसे यहां पर कहा जाएगा। आई बात समझ में।
लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है। और ये देखो ना, इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कितने आसान से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बस याद क्या करना है, उन पूरे फैक्ट्स को थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो मैं यहाँ पर इनकी भी इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूं कि ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इनको। आगे चलते हैं। द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। बेटा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आता है, हम इसमें बात करते हैं सिस्प्लेटिन की। हम क्या नाम यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है वो यहाँ पर ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट आंसर। इसकी ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ये जो स्पेशल इसका जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर नहीं शो कर पाता, इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। और भैया ये बहुत बार पूछा जाता है, सिस्प्लेटिन बहुत बार पूछा जाता है। यहां तक कि समझ लेना कि यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें मेटल कौन सा होगा। तो पीटी को आपको ध्यान से समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सिंपल चीज अगर आपको बोलूं, सिस्प्लेटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस खत्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O होल 6+2 एंड एक बार एंड काफी है बेटा, CrH2O होल 6+2 आर नियरली सिमिलर। चलिए देखते हैं सर, अगर Fe+2 की मैं बात करता हूं तो Fe+2 क्या आ गया सर, दिस इज 3d6। अब इसके साथ क्या है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर H2O बेटा वीक फील्ड लिगेंड है तो देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, 1 2 3 4 5, और सर यहां पर पेयर करवा दो, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4। नेक्स्ट Cr+2, ये तो भैया पहले से ही 3d4 है, पेयरिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी इसमें, साथ ही वीक फील्ड लिगेंड भी है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो सर ये तो क्या है, करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiNH3 होल 4 H2O2+2 इज। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो निकल है बेटा मेरे पास क्या, Ni+2, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज T2G एंड दिस इज Eg, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि Ni+2 क्या होता है, 3d8। अब ध्यान से देखिए सर, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या आएगा, √2 × 2+2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 4 × 2 8, √8। अगर √8 हो गया तो किसके लगभग आएगा, इसी के लगभग तो आएगा बेटा, इसी के लगभग तो आएगा। तो सर सेकंड भी सही है। द जेमस्टोन रूबी है Cr+3 आयंस ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑफ बेराइल। यहां पर गड़बड़ है, कई बार माइंड में क्या होता है कि सर Cr+3 तो होता है, पढ़ा भी था एनसीईआरटी में भी यही है, बट बेटा ध्यान से समझ लेना ये रूबी में नहीं होता, ये एमराल्ड में होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज वॉयलेट एज इट एब्जॉर्ब द येलो लाइट। बेटा ये एनसीईआरटी में फैक्चुअल पॉइंट्स के अंदर आपको क्लियरली इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का कलर और कौन सी लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर लिखा गया है, मेंशन है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में कुछ कंपाउंड्स के कलर गिवन है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कौन सी लाइट वो एब्जॉर्ब करेंगे, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर माइंड से याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या भैया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब इनकरेक्ट आंसर है और क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स इन Mn2CO होल 10। चलिए भैया इसकी स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, Mn अब 5 CO यहां जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CO 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 CO। चलिए अब आप बताइए भैया यहां से नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स कितने हैं, 0। कितने ब्रिजिंग हैं, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। इजी या टफ, टफ लगा क्वेश्चन, नहीं लगा ना भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं,
अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, कुछ मैच द कॉलम गिवन है आपके सामने, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, रुथेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। सर हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो सर फर्स्ट का 4 4 4, सर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट, सर ये क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है तो सर बी सही हो सकता है, एंड सर सी और बी सही हो सकते हैं, सर ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब एक चीज सोचिए थोड़ा सा, सी के अंदर एंटी कैंसर ड्रग, अभी अभी बात की थी, सिस्प्लेटिन। देखिए बेटा वापस पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो 4 फिर 3 फिर 2 और उसके बाद में जो बचा हुआ क्या है, फर्स्ट। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, आगे चलें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज इन द कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ CO बॉन्ड इज X। क्या इसकी स्ट्रक्चर नहीं देखी थी, पहले भी पूछा जा चुका है, बाद में भी पूछा गया है, वापस से स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। सर CO यहां पर ये सर दो क्या हैं, ब्रिजिंग की तरह काम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पूछा था ब्रिजिंग के केस में, अब पूछ लिया बेटा टर्मिनल के केस में। कितने CO टर्मिनल हैं, 6 हैं सर। और कितने CO बॉन्ड हैं, तो भैया X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये Y की वैल्यू क्या है, टर्मिनल CO लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो सर दोनों का समेशन क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इस पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो CO2 CO होल 8 और एक Mn2 CO होल 10। ये क्वेश्चन ही आपसे इन पे 2-3 बार में भी क्वेश्चन बार बार में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो तैयार रहना इन स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। और भैया NCERT में जो लिख दिया उसके लिए तो तैयार रहना ही रहना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर रिएजेंट्स इज। समझ में आया, ये 2023 में क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा गया था, 3 बार पूछा गया था। एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है K2HgI4 का, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। अब क्या इसमें Hg प्रेजेंट है सर। I प्रेजेंट है सर। K प्रेजेंट है सर। आंसर क्या आ गया, नाइट्रोजन। सर यही एकमात्र है जो प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बार जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था वो बेटा यहां पर इसमें नाम लिख दिए थे सिंबल की जगह, जहां तक मेरे को ध्यान में है इसमें नाम लिख दिए थे, और थर्ड में ये फॉर्मूला पूछा था, थर्ड बार में। तो आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मिसमैच्ड कॉम्बिनेशन कौन से हैं। क्या क्लोरोफिल के अंदर CO होता है क्या, नहीं सर, पहला ही गलत हो गया। आगे बात कर लेते हैं वाटर हार्डनेस। भैया EDTA जो है वो वाटर हार्डनेस की उसको जब टाइट्रेटिंग करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं टाइट्रेशन से, तो वहां पर इसको काम में लिया जाता है। तो EDTA यहां से भी रिलेट करता है, और लेड पॉइजनिंग के कारण भी यहां पर रिलेट किया जाता है, उसको रिमूव करने के भी काम में आता है। नेक्स्ट, तो ये तो करेक्ट है सर। नेक्स्ट, फोटोग्राफी AgCN होल ट्वाइस, नहीं बेटा नहीं, वहां पर थायो सॉल्यूशन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जो फोटोग्राफी के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये भी यहां पर क्या है, इनकरेक्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, अगेन यहां पर ये सही है। और बेटा चिलेटिंग लिगेंड होता है आपके पास में डी पेनिसिलामाइन, ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। तो ये सारे के सारे सही है, और ये सारे के सारे आपको मेंशन किए गए हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में, सब कुछ वहां पर मेंशन है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, A और C जो है सर वही क्या है, मिसमैच है। तो ये जो गलत है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन फर्स्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें। देखिए जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो ना, आप सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, मान लीजिए कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमने किसी क्वेश्चन को सोल्व किया, उसके ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब आपने उस क्वेश्चन को भरा या नहीं भरा, वो दोनों एक ही बात हो गई। हम बाद में ये चीज समझते हैं कि नहीं सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं भरा। भैया
कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो मीन्स खुद पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। सबसे पहले कोई टास्क आए तो खुद से इस चीज को सामना करो, खुद से सामना करो कि नहीं भैया मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं जो करूंगा वो करेक्ट करूंगा और मैं इस तरह से चीजों को अप्रोच कर रहा हूं। अब दूसरी चीजें, इसमें ऐसे नहीं सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, नहीं, जो आपने किया है उस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, तभी हम चीजों को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, एक नई उड़ान भर पाएंगे। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही है ना? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा यहां से कि आपको किन टॉपिक्स पे और फोकस करने की जरूरत है। तो भैया इसी के साथ कोऑर्डिनेशन का पार्ट को खत्म करते हैं, ठीक है? और आई होप कि आपको सेशन ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी। थैंक यू।